बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एक बार मैं फिर मोनिस अतहर इंडिया वाली अपने प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है मोनिस टॉकीज़, और आज मेरे साथ हमारे पाकिस्तान के ही शहर से हमारे बहुत ही दिलचस्प मेहमान हैं। तो आइए इनको वेलकम करते हैं। और इनका ताल्लुक़ जो है वो हमारे सिंध से ही है। सिंध की एक जगह है मिट्टी, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। और इनका नाम है डॉक्टर संजय कुमार संजय कुमार बाथर ना सर जी। तो संजय सर, आपको हम वेलकम करते हैं, मैं वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते। जी संजय सर, हम आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। और आप अपने बारे में बताइए। मैंने व्यूअर्स को बता दिया कि आप पाकिस्तान के शहर मिट्टी जी से जी ताल्लुक़ रखते हैं और आपका नाम है डॉक्टर संजय कुमार बत्रा। जी सर, अपने बारे में हमारे देखने वालों को बताइए आप। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ, आपने मुझे अपने इस शो में मदऊ किया, और ताकि मैं अपने व्यूज़ जो हैं आपके व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही अनस्टेबल है। होपफुली ये सेशन कंप्लीट हो जाए। अगर अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं होगा तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। तो मैं पहले से ही माजरत करता हूँ। जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि मैं मिट्टी से हूँ, बिल्कुल थरपारकर के एक छोटे गांव चेल्हार मिट्टी से हूँ। बाय प्रोफेशन में एक डॉक्टर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, यूट्यूबर हूँ, और मुख्तलिफ प्रोग्राम पे शो होस्ट करता हूँ। और उसके साथ साथ जो है रिसेंटली मैंने अपना एक और नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है, संजय ग्लोबल फॉर्म, जिसको मैं ऐसे ही होस्ट दुनिया के जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से लोग हैं, जो बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, उनको लेके आते हैं, उनकी जो कहानियाँ सुनते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनकी स्ट्रगल, उनकी सक्सेस, उनकी ट्रम्प, तो जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं उस पर बातचीत करते हैं, तो उससे सीखते हैं। एक अदना सा इंसान हूँ, छोटी मोटी चीज़ें प्रोफेशन के साथ साथ पैशन है कि लोगों से मिलूं, कनेक्ट करूं, बातें करूं। तो इंटरनेट ने वो एक मौका दिया है, उसके थ्रू कर रहा हूँ। जी, थैंक यू। जी बिल्कुल संजय सर, ये तो बहुत अच्छा आपने अपना इंट्रोडक्शन किया। अच्छा संजय सर, अब ये बताइए कि मिट्टी खुद में मैंने सुना है एक मिनी इंडिया कहते हैं मिट्टी को, तो ये क्या सच है? थैंक यू सो मच। बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आपने पूछा। और टू बी ऑन, आप इंडिया से हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और अच्छे आपकी जर्नी मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। मैं आपके साथ एक शो ज़रूर करूँगा। तो इंडिया से पाकिस्तान की जर्नी, पाकिस्तान तक की जर्नी, कोलकाता से कराची तक। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मिट्टी को मिनी इंडिया। एक चीज मैं आपको बताऊं, अक्सरियत वहां पर हिंदूज की है, नो डाउट,
लेकिन वो तो बिफोर पार्टीशन भी वहां पे हिंदू ही थे। अभी तो काफी जो है 90s 71 में या 65 में बहुत सारे लोग जो है उस साइड चले गए बॉर्डर के, वरना अक्सरियत वहां पहले भी पार्टीशन से पहले भी हिंदुओं की थी। तो अगर तारीख के हिसाब से देखें और कुछ और देखें, जैसे ये थर के सिंध के इस इलाके में, पंजाब के रहीम यार खान वाले इलाके में, और जो जो अभी बांग्लादेश बना है, पहले बंगाल था, पाकिस्तान का हिस्सा था, जब पार्टीशन हुआ था तो इन तीनों इलाकों में अक्सरियत हिंदुओं की थी उस टाइम। लेकिन फिर वो ये जो भी होते हैं कि जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो प्रॉब्लम की वजह से चीजें जो इधर उधर हो गई। लेकिन रही बात, नो डाउट थरपारकर आज भी वहां पे हम ईद और होली, दिवाली और ईद मिलके ही खेलते हैं। तो वहां पे ईद और होली अभी वो सिस्टम नहीं है कि भाईचारे की अगर मिसाल देखनी है पाकिस्तान में तो आप थरपारकर आए। बाकी बहुत अच्छा सा माहौल मिलेगा आपको, मैं वेल इनवाइट करता हूँ, आप आए। जी डॉक्टर संजय, थैंक यू सो मच। मेरा खुद भी बहुत दिल है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों से तारीफ भी सुनी थी और लोगों ने यही कहा था कि ज़रूर विजिट कीजिएगा, आपको बिल्कुल लगेगा कि आप भारत में ही कहीं घूम रही हैं, क्योंकि वहाँ पे माहौल भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आई विल श्योरली कम, मैं बिल्कुल आऊँगी। और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा सर, अब आप ये बताइएगा कि आप कभी भारत गए, आपका कभी इंडिया कहीं भी चक्कर लगा? नहीं, मैं मेरी 34 ईयर एज है, मैं अभी तक इंडिया नहीं गया हूँ। बड़ा एक शौक है कि जो हमारे जो पाक आस्थान है, जैसे गंगा है, हरिद्वार है, मथुरा, तो ये विजिट करने का एक क्या कहते हैं, एक तलब है, एक ख्वाहिश है। उम्मीद है कि एक दिन जरूर पूरी होगी। और आपको होली का त्योहार ऐसे मिलेगा कि जैसे इंडिया में आप खेल रहे हो बिल्कुल। लेकिन ये खाली मिट्टी में नहीं है, अमरकोट, मिट्टी, थरपारकर के जो भी एरिया है, तकरीबन आपको वहां पे ये पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा कि आप पूरा उस भारत वाले एनवायरनमेंट में हो। तो मैंने इंडिया विजिट नहीं किया, लेकिन दिल जरूर है, मैं विजिट करूंगा जी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही, बिल्कुल। जी, मैंने भी ऐसे ही सुना है, उमरकोट में और मिट्टी में सब जगह पे जो है वो काफ़ी अपने त्योहार बड़े जोश और जज़्बे के साथ मनाए जाते हैं। तो संजय सर, बिल्कुल मैं बिल्कुल आऊँगी और प्लान बनाएँगे हम यहाँ पे। अच्छा जी, संजय सर, अब आपसे मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि संजय सर, आप जो भी कुछ करते हैं उसके अलावा जो है आपकी क्या हॉबीज़ हैं? जी जी, सॉरी, थोड़ा सा जी हो संजय रहा नेटवर्क की जी वजह सर, से हो रहा। नहीं, नहीं संजय सर, इट्स ओके, ये तो आपने शुरू में ही बता दिया था, अब तो हमारे सॉरी, व्यूअर्स भी नेटवर्क समझ की गए वजह होंगे। से बार बार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और मोबाइल डेटा। जी, जी। मैं वही कह रही हूँ जी सर, जी, कोई थैंक यू, दिक्कत नहीं है, कोई थैंक यू सो परेशानी मच। नहीं है। जैसे आप जी, लोग कहते हैं कि इंडिया में इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलेक्चुअल बंदे इंडिया में या भारत में, जी जी, भारत में इंटेलेक्चुअल लोग जो है ना कोलकाता में मिलते हैं, बंगाली। तो यहाँ पे आपको थरपारकर में नो डाउट रिसोर्सेज नहीं है, डेजर्ट एरिया है, लेकिन आपको हर फील्ड में, खास तौर पे
फिर वो मेडिकल फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे वो सीएसएस का एग्जाम हो, पाकिस्तान का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, चाहे जजेस हो, चाहे लायर, मतलब अच्छे अच्छे कहते हैं ना शऊर वाला, अच्छा शऊर जो है आपको वहां पे जरूर मिलेगा थर पारकर में। तो ये हार्ड वर्क के क्या कहते हैं पेरेंट्स की और उनकी, लेकिन ये आपको शऊर पूरा मिलेगा थर पारकर। जी जी बिल्कुल, अच्छी बात कही आपने। ऐसा ही होता है कि जहाँ पे टैलेंट होता है ना, वहाँ पे सहूलतें नहीं होती। हमारा पाकिस्तान का एक अफसोसनाक वो है कि भाई वो वहाँ पे भी तरक्की का काम करे, वहाँ भी इंटरनेट की सहूलतें दें आप लोगों तक भी। ऐसा बहुत होता है संजय सर। और संजय सर, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं कि जहाँ मैं रहती हूँ, जिस फ्लैट में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे मेरे आपके मिट्टी के काफ़ी सारे हिंदूज रहते हैं। मेरे नेबर्स में भी हैं। उनका नाम हामी रानी है, हामी रानी। और नीचे हैं जयप्रकाश, सॉरी, नीचे हैं आई थिंक उनका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार है नीचे, उसके नीचे दौलत राम है। तो काफ़ी सारे 3-4 फ्लैट्स हैं, वो सब मिट्टी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। अभी वो लोग दीपावली में भी गए हुए थे मिट्टी सारे, और वो हमारी बिल्डिंग में छोटे-छोटे दिया जलाते हैं। तो मतलब एक अच्छा माहौल लगता है कि देखो अपने भी त्योहार को लोग कितने अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबको एक दूसरे के त्योहार में ज़ाहिर है खुश होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, मैंने आपसे सवाल जो पूछा था संजय सर, कि आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी आपने अपने अबाउट में आवाज अभी आपकी बताया, समझ तो में नहीं उससे आ रही है, पहले संजय सर जब आप वॉइस आपकी जो है तालीम ना हासिल कट कर रहे कट थे, के आ यानी रही है, आप इकोड स्कूल। हो रही है। जी संजय सर, अब आ रही है आवाज़? जी जी, अब आवाज आ रही है। जी जी, बीच में आवाज थोड़ी इकोड हो रही थी, नेटवर्क संजय सर। अगेन। जी 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 जी। अच्छा सर, मैं आपसे पूछ रही थी स्कूल गोइंग टाइम पे, जी स्कूल गोइंग टाइम पे आपने क्या क्या पढ़ा, आप क्या पढ़ते थे, और आज की पढ़ाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? डिजिटल स्कूलिंग, डिजिटल। थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे टाइम पे जो स्कूलिंग थी ना, वो स्कूलिंग वही थी कि वही एक टीचर गांव का होता था। आपके जो वालिद भी उनसे पढ़े हैं, आपके भाई बहन भी उनके साथ वही टीचर गांव का होता था। मतलब अब नो डाउट वो इंटेलेक्चुअल थे, उनकी अपनी नॉलेज थी, वो आपको मतलब 24/7 अवेलेबल थे, जब जाओ जिस वक्त जाओ उसी वक्त आपको पढ़ाते थे। लेकिन उस चीज का भी अपना मजा था उस वक्त, क्योंकि उन्होंने वो हमारा बेस इतना स्ट्रांग किया था कि हम तरपार करके लोग इतने आगे आज आए हैं। लेकिन रही बात डिजिटल की, तो अभी आपके पास जो है ना वैरायटी है। अगर एक टीचर की बात समझ में नहीं आ रही है, आप यूट्यूब पे जाओ, वही टॉपिक वही आप 10 और टीचरों का देखो, फिर जो आपको आपकी तबीयत के हिसाब से अच्छा लगे तो आप उसको उससे सीख सकते हो। तो ये डिजिटल दुनिया का ये फायदा है। उस वक्त का उस चीज का मजा था, अब ये मजा है। तो कहते हैं कि वक्त के साथ बदलना चाहिए, तो बदलोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो यही है कि उस टाइम वो टीचर अच्छा था। अब क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अलग अलग टीचर को स्क्रॉल करो, जो आपकी तबीयत के हिसाब से अच्छा है उसको कंटिन्यू करो। जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल सही। अच्छा संजय सर, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया वहाँ इंटरनेट का बहुत इश्यू है थरपारकर में, तो इशू होने के बावजूद क्या वहाँ ये वाली हमारी डिजिटल स्कूलिंग या डिजिटल कोई ऐसा है, रेहान भाई जैसा करवा रहे हैं, वैसा कुछ वहाँ पे प्लेटफॉर्म है? थैंक यू सो मच, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। लेकिन रेहान भाई तो वहां तक भी कनेक्टेड है। टू बी ऑनेस्ट के मैंने भी इंटरव्यू या होस्टिंग करना शुरू की थी कोविड के टाइम पे। तो इनिशियली मैं भी रेहान भाई की जो बातें सुन के ही मैंने स्टार्ट किया था कि आप यूट्यूब को यूटिलाइज करो प्रॉपरली।
मैंने अपनी वेबसाइट बनाना यूट्यूब से सीखा कि यूट्यूब पे फ़िल्में बहुत देख ली, ड्रामे बहुत देख लिए, अब यूट्यूब से कुछ अच्छा सीख लो, कोई नया हुनर सीख लो। तो मैं वेबसाइट बनाना मैं उसके बाद ही मैं और राजा अरशद साहब, वो तो मेरे से पहले थे, लेकिन उनकी और रेहान भाई की बातें सुनने के बाद मैंने भी स्टार्ट कर लिया। तो मैंने भी वेबसाइट बनाना वहाँ से स्टार्ट किया। फिर इंटरेस्ट हुआ कि मेरा ये एक पैशन था कि मैं लोगों के साथ कनेक्ट हूँ, तो उनको देख के मैंने भी ये शुरू किया। नो डाउट मेरे जैसे बहुत सारे हैं, जैसे एक संतोष लड़का था अमरपुर से, वो भी रेहान भाई से कनेक्टेड था। और एक और लड़का था, नाम तो मैं भूल गया, वो भी मिठी का था। उसने सिंधी में मेरे ख्याल से सिंधी में एक कोर्स भी ट्रांसलेट किया था रेहान भाई का, सॉफ्ट स्किल पे। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है उनका। और दूसरा आपने पूछा कि रेहान भाई की तरह कोई और प्लेटफॉर्म में आए हुनर, एक प्रदीप है थरपारकर का, प्रदीप कुमार मैंगवार, वो जो है आए हुनर के नाम पे एक प्लेटफॉर्म चला रहा है, जिससे वो लोगों को फ्रीलांस, जिससे वेबसाइट बनाना और वीडियो एडिटिंग, ये जो स्किल है आजकल इंटरनेट के, कैनवा पे कैसे डिजाइन करना, फीवर पे कैसे अपना वो अकाउंट बनाना, तो वो ये करवा रहा है। और काफी लड़के जो उसके इंस्टीट्यूट से निकले हैं वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं जी। सही सही, बहुत अच्छा बताया आपने। और प्रदीप कुमार को जी मैंने भी सुना हुआ है और इंटरव्यू भी उनसे रहता है मेरा, तो मैं कोशिश करूंगी उन तक अप्रोच हो मेरी, ताकि मैं उनसे इंटरव्यू कर सकूं। अच्छा सर, अब आपसे मेरा एक सवाल ये है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी? बेस्ट वे टू स्टे हेल्दी, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो खुद को अप्रिशिएट करना सीखें। जब तक हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हम हेल्दी रहने के पहला स्टेप यही है। छोटी छोटी चीजों पे हम क्या करते हैं, खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ। ये है, ये है। मतलब मैं एक हेल्दी, वो एक मेंटल हेल्दी जब यहाँ से बंदा स्ट्रांग होगा, यहाँ से हेल्दी होगा, फिर जाके फिजिकली हेल्थ मैटर करती है। तो मैं बीइंग ए पार्ट ऑफ साइकेट्री, माय फील्ड ऑफ इंटरेस्ट साइकेट्री, तो मैं ज्यादातर प्रायोरिटी देता हूँ मेंटल हेल्थ को। तो जब तक हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, हम खुद को अप्रिशिएट करेंगे, खुद से जो है, हम जैसे भी हैं हम यूनिक है। हम हम दूसरों की तरह नहीं हो सकते, दूसरे हमारी तरह नहीं हो सकते, हम जो हैं वो वैसे अच्छे हैं। अगर इस चीज पे हम फोकस करें, हमारे मेंटल पीस हो गया, तो बाकी सारी लाइफ, बाकी चीजें खुद बेहतर हो जाएंगी। उसके लिए मेंटल हेल्थ के लिए आपने मेडिटेशन का टाइम रखना है, फिक्स रखना है कि जैसे मुराकबा कहते हैं आप लोग, आधा घंटा डेली का एटलीस्ट आप वो ज़हन बना लें। इंडिया में योगा तो आजकल बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग तो थोड़ा बहुत यूट्यूब से या कुछ भी टीवी चैनल पे देख के, रामदेव बाबा या समथिंग, इनको देख देख के कुछ स्टेप, कुछ पॉजेज सीखे हैं। लेकिन ये 40 मिनट डेली का रूटीन बन जाए ना, बहुत अच्छी लाइफ है। योग क्या है, योग तपस्या है। आप जितनी ज्यादा योग करोगे उतना ही आप अच्छे, आपकी बॉडी फिजिकली मेंटली दोनों अच्छे। जी जी, सही सही एक्सप्लेन किया आपने। ऐसा सर ये बताइएगा कि एक नॉर्मल इंसान को कितनी घंटे की नींद जरूरी है?
जी मैम, सॉरी, इंटरनेट आज कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहा है। मैंने कहा कमिटमेंट कर दी नहीं, नहीं। करो। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं सर, आपने शुरू में ही बता दिया था कि इंटरनेट इश्यू करेगा और देखने वाले और मुझ समेत सबको पेशेंस होना चाहिए सबके पास कि भई एक बंदे ने कह दिया है कि उसको इंटरनेट इश्यू है, तो वी शुड बी पेशेंट्स। तो सर मैंने आपसे दूसरा सवाल ये किया था कि सर एक आम इंसान की नींद कितने घंटे की होनी चाहिए? नींद कितनी होनी चाहिए आम इंसान की? नींद 6 से 8 घंटे, नॉर्मल अडल्ट उसके लिए 6 से 8 घंटे। और वो भी एक नींद ये होती है कि हम पूरा दिन सोते हैं, लेकिन वो 6 घंटे वाली पुरसुकून साउंड स्लीप जो है ना, जैसे आपने वो साउंड स्लीप 12 रूटीन है, स्लीप हाइजीन एक अलग चीज़ है, उस पे थोड़ी-सा बात क अगर आप बोलें तो मैं 2 मिनट बात कर लूँ। उसका क्या आपका रूटीन होना चाहिए एक ही सोने का। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तो आपने उस टाइम पे जाके सोना है। मोबाइल-वोबाइल फिर वो आपका ऑफ होना चाहिए। वो एक साइड पे होना चाहिए और उठने का टाइम अगर 5 बजे है, 6 बजे है तो उस टाइम पे उठना है। ये एक स्लीप हाइजीन का पैटर्न है कि आपने एक फिक्स टाइम पे ज तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्मल अडल्ट के लिए 6 घंटे नींद साउंड स्लीप जैसे मैंने बताया वो बहुत जी, थैंक यू। थोड़ा-सा नेटवर्क मुझे भी परेशान कर रहा है, मुझे लग रहा है मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा तंग हो रहे हो। असल में अरे मॉडेम नहीं, जो नहीं सर, नहीं, नहीं। जी। वाई-फाई का जो मॉडेम है वो 2 दिन से नहीं, नहीं काम सर, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जी। जी, आपने मुझे बताया था जी, आपने यस्टरडे भी मुझे ये बात बताई थी। अच्छा सर एक बात बताइए कि मुझे कैसे पता चलेगा एक नॉर्मल इंसान को कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ उसको अंदर ही अंदर बीमार कर रही है, स्ट्रेस में लेके जा रही है और बीमार कर रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं खुश भी हूँ कि आपने ये सवाल पूछा कि मैं चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हम अब प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हैं मेंटल हेल्थ को। हम लोग क्या करते हैं, पेट में दर्द है, डॉक्टर को दिखा देते हैं, दवाई ले लेते हैं। सर में दर्द है, डॉक्टर को दिखाते हैं। अगर वही दर्द इंसान खुद से जूझता हो, खुद से लड़ता हो, झंझलाहट में हो, तो वो उस चीज़ को हम अहमियत नहीं देते। एक इंसान गुस्सा कर रहा है और गुस्से की नोयत इतनी है कि एक हद से ज़्यादा है, फ़ौरन उठ के छोटी-छोटी बातों पे लोगों को मारना शुरू कर देता है, गाली बकना शुरू कर देता है। हम कहते हैं, घर वाले क्या कहते हैं, इसकी तबीयत है छोड़ दो। तो ये कहानी वहीं से शुरू हो जाती है कि ये इतना कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कोई चीज़ तो है ना जिसकी वजह से वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन में वो आ रहा है। लेकिन हम उस चीज़ को वहीं से शुरू कर देते हैं, उसको दवा क्या कहते हैं, पौधे को पानी दे दिया वहीं से कि ये इसकी तबीयत में छोड़ दो। अब पानी दे-दे के उसका इतना गुस्सा इतना कर दिया, अब जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। अब उसको ज़रूरत पड़ती है कि हेल्प की ज़रूरत है, किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, साइकियाट्रिस्ट से।
अब ये हम अपने आप से ही घर से ही शुरुआत कर देते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें हमने जो है ना आजकल तो ख़ैर है कराची तो बड़ा पाकिस्तान में इस पे तो बड़ा अच्छा शहर है कि लोग फ़ौरन लियाकत नेशनल आगा खान पहुँच जाते हैं हेल्प के लिए। लेकिन इंटीरियर सिंध में आप जैसे आओ, मेंटल हेल्थ को तरजीह नहीं है, गुस्सा करा है कर दो। कोई ऐसे चल रहा है तो लोग जज करना शुरू कर देते हैं। जज कैसे करते हैं कि अगर कोई अकेला चल रहा है, तन्हा बैठा हुआ है, बेज़ारी में बैठा हुआ है, तो ये पागल है छोड़ दो। इस डर से लोग जो उनके अंदर चीज़ें चल रही होती हैं वो नहीं बोलना शुरू कर देते। क्योंकि लोग मुझे पागल कर देंगे, चरिया बोल देंगे समथिंग इस टाइप से, तो वो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते और शेयर ना करने की वजह से क्या होता है कि अंदर जो एक छोटी-सी बात अगर वो शेयर करके खत्म कर सकते थे ना, वो अंदर भर-भर के एक आग बन जाती है। जब जो फटती है फिर कभी-कभी हम देखते हैं कि लोग उन फलाने बच्चे ने यंग एज में खुदकशी कर ली, फलाने बच्चे ने ये कर दिया, फलाने बच्चे ने मोस्टली सुसाइड केसेस की वजह यही है कि वो अपनी बात शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हम ज़िम्मेवार हैं सोसाइटी वाले, क्योंकि हम उनको फ़ौरन जज करते हैं। हमें वो एम्पैथी नहीं है कि हम एम्पैथिक वे से उन्हें उसकी बात सुने, उसको समझें और अगर सुनते भी हैं तो मज़े लेते हैं। तो मज़े लेके हम उस चीज़ को करते हैं। ताक और फिर वही बात हम 4 और लोगों को बताते हैं कि ये फलाना ये कर रहा है, वो चरिया हो गया, उसने उसकी हरकतें देखी तुमने? वो कैसे बातें कर रहा है। इस चीज़ की वजह से जो है ना हम अंदर की बात बोल नहीं पाते और आपका सवाल ये था कि हमें कैसे महसूस हो कि हमें जो है मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। ये खुद जब आप डिप्रेशन में होते हो तो क्या होता है कि बहुत सारा आपका रूटीन जो होता है वो चेंज हो जाता है। आपको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता है। हर वक़्त आप उदास रहना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आप बीमार हो, लेकिन आपके घरवाले बोलते हैं नहीं तुम तो बहाने कर रहे हो। बड़े चुस्त लग रहे हो, फिट लग रहे हो, फिज़िकली फिट है नो डाउट पर मेंटली वो डिस्टर्ब है, वो अपने आप से लड़ रहा है। तो और उसके साथ-साथ उसका नींद का पैटर्न नींद डिस्टर्ब हो जाती है, खाने-पीने का पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है और छोटी-छोटी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है। पहले जो वो एक बच्चा मिलनसार होता था, सब दोस्तों के साथ मिलता था, पार्टियों में, फंक्शन में एन्जॉय करता था, सबसे सॉरी फॉर इंटरप्शन व्यूअर्स वंस अगेन सॉरी मैडम फॉर इंटरप्शन। जैसे मैं बोल रहा था कि कैसे हमें पता चले कि हम जो है ना उदास हैं, मायूस हैं या बेजार हो चुके हैं लाइफ से, तो इसलिए मैं डिप्रेशन की अलामतें शेयर कर रहा था। उन अलामतों में से सबसे पहले मैंने बताया कि इंसान जो है ना हर वक़्त उसको अलग-थलग रहना पसंद हो जाता है। पहले वो मिलनसार होता था, लोगों से के साथ मिलता था, हर फैमिली फंक्शन हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, वो सबसे आगे होता था। लेकिन एकदम से उसकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ आ गई, ऐसा स्ट्रेसर आ गया, सपोज़ कोई दोस्त जो उसका नज़दीक था वो दूर हो गया, फैमिली का कोई प्रेशर आ गया, जॉब छूट गई, डाइवोर्स हो गया, घर में कोई अनबन हो गई, तो वो एकदम से अलग-थलग होना शुरू हो गया। अब वो आइसोलेटेड होना शुरू हो गया, कमरे में अलग बैठता है, लोगों के साथ मिलता नहीं है। उसके खाने-पीने का पैटर्न जो चेंज हो गया, सोने का पैटर्न चेंज हो गया, या बिल्कुल नहीं सोता या पूरा दिन सोता रहता है, या बिल्कुल नहीं खाता या पूरा दिन खाता रहता है। छोटी-छोटी बातों पे चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया, इरिटेबिलिटी, छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा होना शुरू हो गया, एंगर आउटबर्स्ट।
और गुस्सा भी इतना कि एकदम से फटना शुरू हो गया, एकदम से जो है ना वो अब्यूज, फिजिकली अब्यूज, हाथ उठाना, लोगों को मारना शुरू कर दिया। उस और जब उससे बात करें, वो अजीब सी बातें वो एकदम से करना शुरू कर देते हैं कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है मौत हो जाए, बेजारी वाली बातें, नाउम्मीदी वाली बातें। तो और उसके साथ साथ जो है कि उन हर वक्त वो कहते हैं कि जिस्म में जान नहीं है, थका थका लेथार्जिक फील होना। अगर इस टाइप की अलामतें देखो, ये आप अपने आप में महसूस करो निस्बतन कोई स्ट्रेस हो तो। जैसे मैंने बताया, डाइवोर्स हो गया, फैमिली इशू हो गया, जॉब का इशू हो गया, सोशल इशू हो गया, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई क्लोज वन की डेथ हो गई, तो फिर उसको हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं। लेकिन ये एक वक्ती भी होती है, 2 दिन 4 दिन के बाद सेट भी हो जाती है। लेकिन अगर ये मसलसल 2 हफ्ते से ज्यादा रहे, आपकी लाइफ के 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हिस्से हैं, जैसे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, उन तीनों पे असर करे। मतलब क्या कि इस स्ट्रेस की वजह से आपने बेगम के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, अम्मी अबू के साथ लड़ाई झगड़ा कर दिया, ऑफिस में बॉस को थप्पड़ मार दी, बॉस से मिसबिहेव हो गया, दोस्तों के साथ जहां आप जाते हो उनके साथ लड़ाई झगड़े हो गया, मतलब इम्पेयरमेंट होना हो गई तीनों फंक्शंस में। तो फिर आप इस कैटेगरी को डिप्रेशन में ला सकते हैं। एक वक्ती होती है कि कल पेपर है, आज रात को टेंशन है कि पेपर कैसा होगा, बुक उठाते हैं लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन एक ये स्ट्रेस जो होता है, ये मोटिवेशनल स्ट्रेस होता है, उसमें आप ज्यादा करते हो, और कल पेपर दे दिया, आप रिलैक्स हो गए। तो ये डिप्रेशन या एंजाइटी की कैटेगरी में नहीं आता है। ये वो तब आता है जब वो आपके 3 मेन फंक्शन है, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपकी सोशल लाइफ पे इम्पेयर करे, और ये अलामतें हों। और ये हम सब में है, ऐसा नहीं है किसी में नहीं है। वक्तन वक्तन हम जो दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर कोई बोले कि ये इमोशन है एक टाइप के, अगर वो बोले मैं उदास नहीं होता हूं, तो वो इंसान ही नहीं है। सब उदास होते हैं वक्तन वक्तन। लेकिन हमारे में क्या होता है, कोपिंग होती है कि हम कोप अप कर लेते हैं उन चीजों को। पर जब हम डिप्रेशन में होते हैं कि हमारी वो कोपिंग जो है वो काम नहीं करती, तो फिर हम उसमें ज्यादा अंदर फंसते जाते हैं। जी डिप्रेशन जी, वाले जो होते डॉक्टर हैं संजय सर, आपने बहुत वो अच्छा खुद एक्सप्लेन किया। बीमार होते हैं, जी, लेकिन और उसको मेरा मेरा समझाएं जहाँ तक फैमिली। जी, तो डॉक्टर संजय सर, मैं ये कह रही थी कि जो लोग ऐसे मरीज़ होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है? क्या उनकी काउंसलिंग की जाए, कोई घर में काउंसलिंग कर ले उनकी, या हम किसी डॉक्टर के पास, जो काउंसलिंग के डॉक्टर होते हैं, उनके पास ले जाएँ, ताकि वो बच्चे का मज़ाक भी ना उड़े? जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग उसकी बात को, उसकी टेंशन को, उसके स्ट्रेस को मज़ाक में लेते हैं, लेकिन काउंसलिंग करने से मेरा ख़्याल है कि काफ़ी सारे झंझट सॉर्ट आउट हो जाते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बताया। काउंसलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर देती है। और डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग होती है, सीबीटी, कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी। आपकी सोचें, आपका रवैया के उन पे काम करते हैं कि जो आपकी मुनफी सोचें हैं, जिसकी वजह से मुनफी आपका रवैया मुनफी हो जाता है, उस मुनफी सोचों को हम कैसे प्रोडक्टिव। तो सीबीटी के टोटल 16 सेशन होते हैं, और बहुत स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत ही सर्टिफाइड वर्ल्ड वाइड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और एक एक बारीकी को नोट करते हैं। जैसे हम आम हमारे आम जुबान में कहते हैं बातचीत के जरिए इलाज। तो ये एक बातचीत के जरिए इलाज होता है कि आपसे वो बातें ही करते हैं और छोटे छोटे होमवर्क देते हैं कि ये आप अगले हफ्ते या 15 दिन के बाद सेशन पे दोबारा वो लिख के आना। तो ये है। और कभी कभार क्या होता है, बातचीत के साथ दवाई की भी जरूरत पड़ती है, तो साइकाट्रिस्ट एक छोटी सी गोली लिख के दे देता है। दवाई और सीबीटी जब कंबाइन होते हैं, 95% जो है डिप्रेशन से लोग क्यूर होते हैं। 95% उसका जो है, क्योंकि 100% तो किसी भी चीज में नहीं है, लेकिन 95% अच्छा रिजल्ट जो अभी तक मिलता है। और ये हम हर 10 में से 7 लोग तो कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन में, एंजाइटी में आए होंगे। ऐसा कोई भी नहीं है कि नहीं आया होगा। ये तो WHO स्टेटिक्स में थोड़ी बता रहा हूँ। 7 तो अब तो पूरे 10 में से 10 ही हो जाएंगे। कुछ जो अभी कॉम्पिटेटिव चल रहा है,
नफसा नफसी का दौर चल रहा है तो बड़ा मुश्किल है। रही बात आपने बताया काउंसलिंग, लेकिन काउंसलिंग वाले तक लेके जाने के लिए भी एक बड़ा स्टेप है। डिप्रेशन वाले को बाकी तो छोड़ो, उसके घर वाले तो माने कि ये डिप्रेशन में है, इसे मदद की जरूरत है, हम इसे डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं काउंसलिंग के लिए। उसका सबसे बड़ा चैलेंज तो घर में ही है, घर वाले हम मानते नहीं है कि वो बीमार है, मदद की जरूरत है। हमने तो पौधे को पानी दे दिया, ये गुस्सा करता है, इसकी फितरत में है, इसकी तबीयत में है, हमने तो पानी दे दे के उसको पहाड़ बना दिया है। जी, बिल्कुल और संजय इसके सेठ, बहुत अच्छी अलावा आपने जो है मिसाल दी। सबसे वाक़ई पहले इसके लिए जो घर इम्पोर्टेंट वाले है ही उसको फैमिली इसको बीमार नहीं समझे, समझते। जी, और हम कुछ ना करें। एक जी। मेडिकल में आता है फर्स्ट एड, इसी तरह साइकेट्री में भी एक फर्स्ट एड होता है। साइकेट्री का फर्स्ट एड है कि आप किसी बंदे को आप देखो वो इस तरीके से नफसा नफसी में है और नाउमीदी की बातें कर रहा है, मायूसी की बातें कर रहा है, आप उसको एम्पैथिकली सुने। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा था कि अगर ऐसा कोई मरीज देखें जो नाउमीदी मायूसी की बातें कर रहा हो, तो पहले तो हमने फैमिली स्पेशली उसको समझे, उससे बातचीत करें एम्पैथिकली। एम्पैथिकली का मतलब ये है कि उसको सुने विदाउट जजमेंट, उसे जज ना करें, वो जो बोल रहा है उसको सुने। पूरा सुनना भी आपने उसकी 50% हेल्प कर ली। मेडिकली फर्स्ट एड तो आपने उसको वहीं दे दिया, क्योंकि इंसान जब अंदर की जो भाप होती है वो निकालता है तो आधा तो सुकून उसको वहीं आ जाता है। फिर उसको लेके जाओ, देखो इसको दवाई की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है। डॉक्टर अगर हर जगह पे साइकाट्रिस्ट नहीं है, हर जगह पे साइकोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन डॉक्टर तो है ना हर इलाके में। किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ, कुछ ना नहीं तो वो गोली तो एक लिख के दे देगा, कुछ तो वक्तन फायदा होगा। तो छोटी सी हमारी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बचा सकती है। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको सुनना है एम्पैथिकली, प्यार से, उससे जज नहीं करना। अगर हमने ये कर दिया, किसी एक इंसान की अगर हमने जिंदगी बचा ली, इंसानियत की जिंदगी बचा दी, पूरे इंसान जात की। जी हाँ, डॉक्टर संजय, जी डॉक्टर संजय, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम अपने बच्चों को लेके मैं जाती हूँ, या मैं खुद जब छोटी थी तो जब पेरेंट्स लेके जाते थे डॉक्टर के यहाँ, तो आधी तो तबीयत वैसे ही ठीक हो जाती थी कि हम क्लिनिक चले गए। तो आधी दवाई खाने से ठीक होती थी, आधी क्लिनिक डॉक्टर का विजिट करने से भी ठीक हो जाती थी। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल आई थिंक है हम लोगों के साथ ना, कि अगर डॉक्टर अच्छा है, डॉक्टर ने प्यार मोहब्बत से बात कर ली, हमें अच्छा से देख लिया, आधी तबीयत हमारी वहीं पे सेट हो जाती है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छे डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर हमेशा काउंसलिंग से ही शुरू करेगा। वो आपको अगर आप बोलोगे बुखार है तो ये नहीं बोलेगा गोली खा चल, वो बोलेगा कोई बात नहीं, दवाई लेने के बाद आप बेहतर हो जाओगे। तो वो बात वही है, लेकिन बात को थोड़ा ये है कि वो कहते हैं ना कि किसी को अगर आप बोल दो कि तुम 40 के होगे, तुम्हारे खानदान के सारे लोग मर जाएंगे, तुम बचोगे, वो गुस्सा हो जाएगा, आपको मारना शुरू कर देगा। लेकिन वही बात अगर आप उसको बोलोगे तुम्हारे खानदान में सबसे ज्यादा उम्र तुम्हारी है, बात वही है, लेकिन कहने का थोड़ा सा फर्क है कि अगर उसको बोल दिया कि तुम्हारे खानदान में तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा है, वो उसको फील नहीं होगा। लेकिन तुम्हारे खानदान में सबसे सब मर जाएंगे, तुम बचोगे, तो वो उसको मुश्किल लगेगा। तो यही है कि थोड़ी सी काउंसलिंग, और अच्छे डॉक्टर की निशानी काउंसलिंग है। जी
अच्छा सर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ज़ाहिर है इंटरव्यू का समय भी समाप्त होने वाला है। तो मैं आपसे एक और सर, व्हाट आर बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप हेल्थी बॉडी? व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइज टू कीप द हेल्दी बॉडी? मैं अगेन यही कहूंगा, योगा आर द बेस्ट। योगा, क्योंकि योगा कॉम्बिनेशन में आपको फिजिकली फिट करता है, आपका स्टेमिना बढ़ाता है, आपको मेंटल पीस देता है। जब मेंटली आप बैलेंस होंगे, मेंटली आप पुरसुकून होंगे, योगा के जितने भी पोस्चर है विथ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग आपकी टेक्निक सही होगी, विथ योगा पोस्चर परफेक्टली आप करोगे, तो ब्रीदिंग आपको क्या करता है, मेंटल पीस देता है। जब आपका मेंटल पीस देगा, आप उसके साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, आपका स्टेमिना अच्छा हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने सिक्स पैक बना दिया, बॉडी बिल्डर बन गए, आप रिलैक्स, आपने अच्छा कर दिया, नहीं। उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले यहाँ से सुकून, और यहाँ से सुकून के लिए आपको योगा ज्यादा बेहतरीन है। और योगा के साथ आपकी एजिलिटी बढ़ती है, आपकी स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है। बॉडी बिल्डर इतने टफ हो जाते हैं, वो बॉडी, उनमें वो स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, उनका स्टेमिना इतना नहीं होगा, वो सिर्फ सिक्स पैक शो ऑफ के लिए वो बॉडी अच्छी होती है, लेकिन वो नहीं होती एजिलिटी जिसे हम कहें, वो नहीं, फुर्तीला, स्ट्रेचेबिलिटी, स्टेमिना, मेंटल पीस। मैं फिर भी मेंटल पीस की वजह से योगा को प्रायोरिटी देता हूँ, बट योगा ओवरऑल एक्सरसाइज के लिए बेस्ट है सबसे। और अगेन मैसेज का आप पूछोगे, थैंक यू, मैसेज थैंक वही यू। है, जी जी। मैसेज एक यही है। सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसा टॉपिक है कि मैं, दिल चाहता है घंटों इस पे बात करूं। तो छोटी सी कोशिश करो, किसी को प्यार से सुनो, जज ना करो, एम्पैथी से, प्यार से, मोहब्बत से एक इंसान की अगर आपने जिंदगी बचा ली, इंसान जात की जिंदगी बचा ली। मैं यही कहूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक बार फिर से आपने मौका दिया, मुझे सर ना कहें, एक तो मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, और दूसरा आपकी जो नॉलेज है वो मेरे से ज्यादा है। संजय कहें मुझे अच्छा लगेगा। थैंक नहीं जी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर संजय, अब एंड में मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगी, बल्कि आपको इन्विटेशन देना चाहूँगी रेहान अल्लाहवाला भाई की तरफ से भी और रेहान अल्लाहवाला फाउंडेशन की तरफ से भी, कि आप कराची आइए। और आपने कहा अभी मेंटल हेल्थ पे आपका दिल चाहता है कि आप बहुत लंबी बात करें, तो बिल्कुल आइए, हमारे बच्चों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ सेशन कीजिए। आई हार्टली इनवाइट यू टू कम टू कराची। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई बात नहीं, इंटरनेट इशू कहीं भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है या कुछ भी हो सकता है। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको कहते हैं ना अपनी अमान में रखे, बी सेफ, बी हेल्दी। और बस अब 5 दिन बाद ईद आ जाएगी, तो फिर हम लोगों का त्यौहार है। आपको भी ईद मुबारक, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो अमेजिंग। और कराची ज़रूर आइएगा सर, हम सबको आपका इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए सर, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार एंड थैंक आदाब। यू सो मच इनविटेशन के लिए, मैं बिल्कुल आऊंगा। और आपको ईद मुबारक एडवांस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।